वैसे तो ये वाला जो आज का टॉपिक है हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसके बारे में ऑलरेडी मैं कल कैसा क्लास ले चुकी हूँ करके, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें एक भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। पूरा आपका ऑलमोस्ट 1 घंटे की क्लास का कंटेंट कैसा चला गया था तुम लोगों का, पूरी तरीके से ब्लैंक। सिर्फ आपको चीज़ें दिख रही थी बट उसमें आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं आ रही थी। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से मुझे वापस से वाला कंटेंट क्रिएट करना पड़ रहा है करके। तो शुरू करते हैं हम लोग फिर अभी आज का टॉपिक। देखो आज का टॉपिक हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये वाला टॉपिक हम लोगों को आज शुरू करना है, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बराबर। तो तुम कुछ भी बोलो, चाहे रेडिएशन कहो या फिर वेव कहो, जो भी तुम्हारी मर्जी है उस टॉपिक को। अच्छा, तो देखो अभी तक आपने जे थॉमसन का जो मॉडल है उस मॉडल के बारे में पढ़ा। तो जे थॉमसन का जो मॉडल है वो कम्प्लीटली एक अजम्पशन की दुनिया है। उन्होंने सोचा कि ऐसा रहता होगा, जिसका अपना अपना ऑब्वियसली फेलियर भी है करके। लेकिन उसके अलावा फिर आपने नेक्स्ट पढ़ा था रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो जो रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल तुमने पढ़ा वो काफ़ी हद तक इमेजिनेशन भी है, बट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर करके उसको वो इमेजिनेशन को सोचा गया है करके। मतलब ऐसा नहीं कि बिना किसी करके आप लोगों का, ठीक है, गए और वहाँ पे जाने के बाद बोल दिया कि ऐसा ऐसा होता होगा करके। बट जो आप लोगों का नेक्स्ट मॉडल है दैट इज़ दी बोहर्स एटॉमिक मॉडल, वो काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल रहा है करके। बट एक्चुअली जो बोहर का एटॉमिक मॉडल जो इतना सक्सेसफुल हुआ है करके, ये इतना सक्सेसफुल होने का रीज़न ये नहीं है कि बोहर को बहुत ज़्यादा एक्चुअल में मतलब कुछ चीज़ें पता थी या फिर वगैरह वगैरह। बोहर की जितनी भी स्टडी थी वो इमेजिनेशन नहीं थी करके, ठीक है। और इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं थी। बोहर की पूरी जो पढ़ाई थी, जो पूरे के पूरे कंसेप्ट से, वो सारे के सारे कंसेप्ट बोहर के आपके एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पे डिपेंड नहीं करते थे। बहुत सारे उनके मैथमेटिकल रीज़न से, मैथमेटिक्स वाली चीज़ें थी जिसकी वजह से बोहर का एटॉमिक मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ। और लेकिन बोहर का मॉडल सक्सेसफुल क्यों हुआ, इसके पीछे भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि अचानक सुबह हुई और बोहर का मॉडल उसने बोला ऐसा ऐसा कर लेते और हो गया। तो बेसिकली आप लोगों को अभी वो चीज़ें पढ़नी है जिन चीज़ों ने बोहर की सक्सेस को क्या किया आगे, और उसको प्रोपोगेट किया करके, हाँ करके, कि इसकी जो सक्सेस है करके ये उसके कंट्रीब्यूटर है करके, ये टॉपिक्स। तो वन ऑफ दम इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, तो अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखेंगे करके कि आप लोगों का जो अर्लियर केमिस्ट्री है, अर्लियर केमिस्ट्री को या फिर अर्लियर आप फिज़िक्स बोलो, बेसिकली जो पार्ट आप पढ़ रहे हो फिज़िक्स में आता है, मॉडर्न फिज़िक्स कहते हैं इसको हम लोग। तो ये जो मॉडर्न फिज़िक्स का पार्ट है, इसमें 2 टाइप की आपकी फ़िज़िक्स इन्वॉल्व होती है। एक होती है न्यूटोनियन फिज़िक्स, बराबर। अब जो आपकी न्यूटोनियन फिज़िक्स है उसका फर्म बिलीव ये था करके, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो ये होता है, लाइट होती है, ये लाइट आपकी कुछ प्रॉपर्टी शो कर रही थी। तो न्यूटन ने कहा कि जो लाइट है ये रिफ्लेक्शन नामक एक प्रॉपर्टी को शो कर रही है। साथ ही साथ में ये जो लाइट है आप लोगों की रिफ्रैक्शन इस प्रॉपर्टी को शो कर रही है। तो क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन और क्योंकि वहाँ पे रिफ्रैक्शन, ये दोनों फिनोमेना आपके अकर हो रहे थे करके, सो देयरफॉर आपका जो न्यूटोनियन फिज़िक्स थी उसका ये मानना था करके कि अच्छा, कि आपकी जो लाइट है करके वो किससे बनी हुई है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये उनका एक क्या था, कंक्लूजन था कि आपकी जो लाइट है वो किससे बनी हुई है, पार्टिकल से बनी हुई है करके। लेकिन आप लोगों के पास कुछ और भी फिनोमेना होते हैं, बराबर। वो फिनोमेनॉन क्या होते हैं करके आप लोगों के, जैसे एक होता है आपका इंटरफेरेंस और दूसरा होता है तुम लोगों का डिफ्रैक्शन। अब अगर ये एक पार्टिकल है, ठीक है, अगर लाइट एक पार्टिकल है, तो ऐसे केस में ये जो 2 फिनोमेनॉन है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये फिनोमेना आपकी वो पर्टिकुलर लाइट शो नहीं करनी चाहिए थी, बराबर। आपकी ये पर्टिकुलर फिनोमेनॉन आप लोगों की जो लाइट ने शो नहीं करना चाहिए था, अगर, ठीक है, अगर मान लेते हैं करके वो आप लोगों का पार्टिकल से बना हुआ होता। अब इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है,
ये आपके फिजिक्स का पार्ट है, जब आप 12th स्टैंडर्ड में मतलब पढ़ोगे तब आपको ये सारी चीज़ें करके कैसा मिलेंगी करके, बराबर। अच्छा, तो अभी आप ये देखते हो कि जो लाइट होती है, ठीक है, तो जब आप की लाइट होती है करके, तो लाइट आप लोगों को इंटरफेरेंस वाला फिनोमेना भी शो कर रही थी और साथ ही साथ में वो डिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना भी शो कर रही है, दोनों के दोनों। तो इट मीन्स दैट उनको ये समझ में आया कि अगर लाइट एक पार्टिकल से बनी होती तो इंटरफेरेंस नहीं होता या फिर डिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये फिनोमेना वो लोग देते हैं जो वेव्स जी के जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं। तो यहाँ से उन्होंने ये अज्यूम किया करके कि अच्छा कि इट इज़ अ काइंड ऑफ वेव, यानी कि लाइट आपकी क्या है, एक वेव है। बट अगर तुम लाइट को एक वेव मानोगे, ठीक है, अगर तुम लाइट को एक वेव मानोगे तो फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला पार्ट कौन है, क्यों है, कैसा है। तो देयरफॉर यहाँ से ये डिड्यूस किया गया कि आपका जो लाइट है उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है और साथ ही साथ में उसके अंदर आपका वेवी नेचर भी है। सो जिसको अभी आप आगे पढ़ोगे, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट करके, ड्वेल मतलब कि दोनों चीज़ें उसके अंदर आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से लाइट आपकी दोनों नेचर देखने को मिलती है। राइट नाउ हम लोग अभी उसके वेव नेचर के ऊपर एक शॉर्ट सा डिस्कशन करेंगे करके। आप देखते हैं ये शॉर्ट सा डिस्कशन आप लोगों का क्या है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक ये देख लो कि आपके पास जो वेव होती है, ये वेव वाला जो वर्ड है ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है करके, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर एक रूम है और उस रूम में हम दो लोग बात कर रहे हैं, तो मेरी आवाज़, ठीक है, अगर तुम तक आ रही है, तुम्हारे कानों तक आ रही है, तो ये आवाज़ नहीं आएगी अगर हम अपने रूम में क्या क्रिएट कर दें, अपना वैक्यूम क्रिएट कर दें, बराबर। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में किया होगा, जब आप लोगों के इसमें ये आता होगा कि एक कंटेनर लो और उस कंटेनर के अंदर में आप वैक्यूम क्रिएट कर दो, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जब आप वो कंटेनर के अंदर आप वैक्यूम क्रिएट कर लोगे और अगर उसके अंदर, ठीक है, आप लोगों का वो क्रिएट होगा करके दैट इज़ साउंड, तो आपको साउंड सुनाई नहीं आएगा। बेल बजेगी बट बेल आपको क्या है, सुनाई नहीं आएगा, ठीक है, ये होगा, आपको सुनाई नहीं आने वाला है करके। तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो वेव है, वेव को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए था और उस केस में वो साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए कौन सा वाला मीडियम चाहिए था, आपका एयर। उसके अलावा तुमने ये एग्जांपल भी देखा होगा, देखो ये वाला, पानी के अंदर इस तरीके के आपके गोल गोल एक सर्कल्स क्रिएट होते हैं करके, जब आप उसमें कोई पत्थर करके फेंकते हो करके, तो ये जो गोल गोल वहाँ पे सर्कल्स क्रिएट हो रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स आपके जो क्रिएट हो रहे हैं, तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ये फैलते जाते हैं, बराबर, ये फैलते जाते हैं आगे 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 आगे, बराबर है। तो इसका मतलब कि ज़रूर जब आपने पत्थर को फेंका, ठीक है, जब आपने पत्थर को फेंका तो ऐसे केस में वहाँ पे वाटर में, ठीक है, वाटर में आप लोगों को एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, ठीक है, और वाटर में जब वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो वो डिस्टर्बेंस की वजह से वो डिस्टर्बेंस फिर उसने क्या किया, रिपल्स कहते हैं वैसे हमको, ये जो रिपल्स होते हैं ये रिपल्स आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए, बराबर। तो ये जो आपके मतलब रिपल्स आके वाटर में क्रिएट हो रहे हैं, ये क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जब हम कोई ऑब्जेक्ट इसके वाटर की सरफेस को, ठीक है, डिस्टर्ब कर देता है, कोई भी हो सकता है वो ऑब्जेक्ट, तो एक्चुअल में जो रिपल्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं, बट ये रिपल्स ट्रैवल नहीं करेंगी या ऐसी रिपल्स फॉर्म नहीं होंगी अगर वहाँ पे वाटर जैसा मीडियम अगर वहाँ पे नहीं हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, वो मतलब पहले देखो, बीच में एक छोटा सा गोला क्रिएट होता है, फिर एक और बड़ा सा गोला क्रिएट होगा, फिर एक और बड़ा सा गोला क्रिएट होगा, फिर एक और बड़ा सा गोला क्रिएट होगा। तो एकदम से सारे क्यों क्रिएट नहीं हो गए, धीरे धीरे क्यों क्रिएट हो रहे हैं, फैल रहे हैं, ये चीज़ इंडिकेट करता है वो इसीलिए क्योंकि आपकी एक रिपल से दूसरे रिपल में वेव एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है करके, बराबर। तो बेसिकली बताने का मतलब ये है कि अगेन यहाँ पे भी अगर आपको रिपल्स क्रिएट करवानी हैं तो आप लोगों के पास बताओ क्या होना चाहिए, आपके पास एक मीडियम होना चाहिए, राइट, आपकी मीडियम होनी चाहिए, तो ही आप लोगों की ये वाली वाटर की सरफेस वेव भी क्या होगी करके आप लोगों का
ट्रैवल करेगी करके, बराबर। सो इसीलिए जो वेव होती हैं, वेव को सबसे पहले हम दो पार्ट्स में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। आपका जो वेव वाला पार्ट होता है, इस वेव वाले पार्ट को आप दो पार्ट में क्लासीफाई करते हो। पहली उन वेव्स की बात की जाती है जिन्हें अपना मीडियम ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की मतलब कोई मीडियम चाहिए। इन्हें ट्रैवल करने के लिए, इन्हें प्रोपोगेट करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम रिक्वायर्ड है। ठीक है, इन लोगों को मीडियम क्या होता है, रिक्वायर्ड रहता है। और जो दूसरी प्रकार की वेव्स होती हैं वो ऐसी वेव्स होती हैं, ठीक है, जिन लोगों को किसी भी प्रकार के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बराबर। किसी भी प्रकार के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जैसे जो आपका स्पेस है, उस स्पेस से तुम ये सोचो, आप लोगों की सनलाइट नीचे ट्रैवल करते हुए आती है। अपने जो एनवायरनमेंट होता है अर्थ का, उसमें बहुत सारी लेयर होती है, टोपोस्फियर वगैरह वगैरह टाइप की। बट एक सर्टेन हाइट तक जाने के बाद वो जो आपकी लेयर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स, वो क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे में सनलाइट उस वैक्यूम को ट्रैवल करते हुए नीचे आई है। तो इसका मतलब क्या कि आप लोगों की जो वो सनलाइट है, उस पर्टिकुलर सनलाइट को ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल भी आपकी मीडियम की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे में हम लोगों के पास दो प्रकार की वेव्स होती हैं। एक कहलाती हैं आप लोगों की मैकेनिकल वेव्स, जिन्हें ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए क्या चाहिए होती है, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होती है। और दूसरी कहलाती हैं आप लोगों की नॉन मैकेनिकल वेव, जैसे कि सनलाइट, जिन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बराबर। अच्छा, मैंने नॉन मैकेनिकल एनर्जी लिख दी है, एनर्जी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। यहाँ पे भी मैकेनिकल एनर्जी निकल दिमाग में आ गया मेरे, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स। सो वी हैव मैकेनिकल वेव्स एंड वी हैव नॉन मैकेनिकल वेव्स। इस तरीके से ये हो गया आप लोगों के पास, बराबर। ओके, तो अब यहाँ पे वेव्स के बारे में हम जान चुके हैं। तो वैसे तो वेव्स के बारे में ज़्यादा डिटेल चीज़ आप फिजिक्स में पढ़ोगे, बल्कि बहुत ही डिटेल पढ़ोगे। तो जो आपकी साउंड वेव है, ठीक है, साउंड वेव्स आप लोगों की अगेन क्या होती हैं करके, एक प्रकार की मैकेनिकल वेव्स है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने ये पानी का एग्जांपल दिया, तो अगर कोई आपकी सरफेस वेव है, तो सरफेस वेव भी आपकी एक मैकेनिकल वेव है। बट व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव? तो देखो, जो आप लोगों की एक्सरेज होती हैं, ठीक है, एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये अगेन मॉडर्न फिजिक्स यानी कि फिजिक्स का पार्ट है। उसके अलावा जो हमारी सनलाइट होती है, सनलाइट मतलब व्हाट, आपकी अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है। और इसके अलावा जो रेडियो वेव्स होती हैं, ये जो आप लोगों की वेव्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ व्हाट, आप लोगों का मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। बट द क्वेश्चन अराइजेज हमारे दिमाग में कि आखिर जब हम वेव के बारे में अगर इतनी बातचीत कर रहे हैं, वेव वेव वेव, तो व्हाट डू यू मीन बाय वेव? वेव वाला टर्म आप लोगों का क्या टर्म है? तो देखो, वेव के बारे में अगर तुम पूछोगे तो कोई बोलेगा इसको वेव कहते हैं। दिस इज रॉन्ग। ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे सर्कल अगर मैंने बोला तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सर्कल, राइट। तो इसको आप ये नहीं बोल सकते कि दिस इज नोन एज वेव। आप जब कुछ फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हो करंट वगैरह को लेकर, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ाई की, साइंस पढ़ाई की है, नॉट इंजीनियरिंग एंड ऑल मेडिकल, अगर साइंस पढ़ाई कर रहे हो फिजिक्स सब्जेक्ट में, तो आप देखोगे आपके पास कुछ मशीन्स होती हैं। उन मशीन में देखो इस प्रकार की वेव्स क्रिएट होती हैं। सो दीज आर दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग दी वेव। बट व्हाट इज वेव एक्चुअली, व्हाट इज वेव? तो वेव आप लोगों का कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का क्या है, डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जो मीडियम से ट्रैवल कर भी सकता है, जो मीडियम से ट्रैवल नहीं भी कर सकता है, बराबर। जैसे मैंने ऊपर बताया कि उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए भी हो सकता है और उसको मीडियम नहीं भी चाहिए हो सकता है, ठीक है, थ्रू अ मीडियम और वैक्यूम, ठीक है, थ्रू अ मीडियम और वैक्यूम, दोनों केस हो सकते हैं वहाँ पे। लेकिन वो ट्रैवल करके क्या करता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो क्या करता है, आप लोगों की एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी। ये बात तुम याद रखो। अभी जैसे ये जो वाटर में आप लोगों के रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं, ये रिपल्स कंटिन्यूसली आउटवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब वाटर की एक सरफेस को, जो वाटर की अंदर वाली सरफेस है, उसके अंदर की जो वेव्स है, वो वेव क्या कर रही है, एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। और जैसे जैसे ये एनर्जी ट्रांसफर होता जाएगा आउटवर्ड की तरफ, धीरे धीरे ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तभी तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आप लोगों को ये रिपल्स दिखना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, है ना। चलो बढ़िया है, तो हमने वेव पढ़ लिया। बट हम लोगों को आज वेव के ऊपर कोई खासी रिसर्च नहीं करनी है।
हम लोग सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, आप लोग फिजिक्स में स्टेशनरी वेव्स पढ़ोगे, उसके अलावा साउंड वेव्स भी पढ़ोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो वाली वेव्स के नेचर भी पढ़ोगे। सो बेसिकली वेव्स की पूरी जानकारी आपकी फिजिक्स में है। ठीक है, इवन इस चैप्टर में जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लोगों को कहा कि बोहर ने कहा करके कि बोहर की जो थ्योरी है उसके डेवलपमेंट का कॉज क्या है, तो उसके डेवलपमेंट का कॉज हमने ये कहा कि एक्चुअल में आप लोगों की डिस्कवरी हुई कि आप लोगों के जो लाइट है वो इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इट इज़ मेड अप ऑफ वेव। बट बाद में पता चला कि ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद दोनों हैं, दोनों चीज़ें। इसका मतलब ये क्या करती है, आप लोगों का ड्वेल नेचर शो करती है। तो ये ड्वेल नेचर वाला जो कंसेप्ट है ये बोहर की सक्सेस का रीज़न बनता है। और भी एक और कंसेप्ट है बट लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ हम लोग फिजिक्स पढ़ने नहीं बैठे, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोगों की क्या है। देखो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोगों की बेसिकली होती क्या है। अभी जैसे यहाँ वाला एक आपको एग्जाम्पल देखना है, इस एग्जाम्पल को देखो। तो इस एग्जाम्पल में तुम्हें साफ साफ दिख रहा है करके कि कुछ आप लोगों को ब्लू कलर की शेडिंग दी गई है, कुछ राइट कलर की शेडिंग दी गई है। बट एटलीस्ट मेरे हिसाब से तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा कि आपका जो ये ब्लू वाला सरफेस है, ठीक है, ये जो आप लोगों का ब्लू वाला सरफेस है, इस ब्लू वाले सरफेस और इस रेड वाली जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो आप एंगल सबटेंड करवा रहे हो, ये जो आपने इनके बीच में एंगल सबटेंड कराई, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री पे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास, ठीक है, आप लोगों के पास ये जो रेड कलर की और जो ये ब्लू कलर की जो वेव्स क्रिएट हो रही हैं, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि कुछ मैंने ई वैक्टर करके कुछ लिखा है और कुछ वहाँ पे आपको बी वैक्टर करके दिख रहा है। सो व्हाट डू यू मीन बाय ई वैक्टर? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप लोगों का इलेक्ट्रिकल वैक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वैक्टर है करके, बराबर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बी वैक्टर क्या है, ये आप लोगों की मैग्नेट का है, मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरीके से। तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोगों की ऐसी प्रकार की वेव्स है जिनके पास आप लोगों को देखने को इलेक्ट्रिक वेक्टर भी मिलेगा और आपको देखने को आपका मैग्नेटिक वेक्टर भी मिलेगा। बट ये दोनों की दोनों फील्ड्स, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। तो अगर तुम्हें कोई ऐसी वेव दिख रही है जिसके पास दोनों चीज़ें, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और उसके पास मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है, और उसका जो प्रोपोगेशन है वो सच दैट है कि दोनों साइमल्टेनियसली प्रोपोगेट हो रही हैं बट एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्रोपोगेट हो रही हैं, तो उस प्रकार की वेव्स को हम लोग कौन सी वेव्स कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बराबर। उन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बट टॉपिक में आगे जाने से पहले हम लोग इस पॉइंट को देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बातचीत हो रही है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, व्हाट आर दी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पॉइंट नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये आप लोगों का सबसे पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी प्रकार का कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। तो नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन, ये है आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी मीडियम इसको नहीं चाहिए, क्या करने के लिए? प्रोपोगेट होने के लिए, बराबर। तो ये एक प्रकार से आप लोगों की क्या हो चुकी है करके, आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी एक नॉन मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में आ गई। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपके पास बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जैसे एक्सरे, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके अलावा गामा रेज, कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव्स, ये सभी की सभी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तुम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंपेयर करो तो तुम ये पाओगे कि भले ही ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोगों की डिफरेंट है। ठीक है, माना कि ये सारी की सारी आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोगों की डिफरेंट है, इनका नेचर अलग है, इन लोगों का काम अलग है। मतलब जैसे जो काम एक्सरे कर सकती है वो रेडियो वेव नहीं कर सकती, और जो रेडियो वेव कर सकती है वो एक्सरे नहीं कर सकती आपका। इसी तरीके से जो आपके पास भले ही ये सारी की सारी डिफरेंट प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, बट इन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीच में, ठीक है, इन सारी आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीच में
जो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, वो कॉमन चीज़ ये है कि अगर ये इनको मैं ट्रैवल करवाऊँ, अगर ये ट्रैवल करती हैं इन वैक्यूम में, ठीक है, अगर मैं इनको वैक्यूम में ट्रैवल करवाती हूँ तो इन लोगों की अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करूँ तो इन सभी की स्पीड निकल के आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। शायद तुमने ये सोच, मतलब वैसे तो वो 2.9974 कुछ होती है, बट हम लोग उसको राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए 3 × 10⁸ ले लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में अलग से कोई वैल्यू ऐसे लिख के ना दी जाए। तो अब तुम एक चीज़ देखो कि भले ही सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोगों की डिफरेंट थी, यानी कि एक्सरे कैसा है, आप लोगों की बॉडी की स्कैनिंग कर सकती है, इमेजिंग कर सकती है, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज नहीं कर सकती, रेडियो वेव नहीं कर सकती, माइक्रोवेव नहीं कर सकती। माइक्रोवेव को हम लोग यूज़ करते हैं खाना वगैरह गर्म करने के लिए, किसी और वेव को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। आप लोगों का जो ये है रेडियो वेव, इसको हम ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं, तो आप एक्सरे को ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बट बिसाइड्स they are possessing different characteristics. Still, if we observe the speed of their traveling in vacuum, we will found it to be 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की यदि आप स्पीड कैलकुलेट करोगे तो यही स्पीड आप लोगों की किसके साथ निकल के आएगी, ये आपकी सनलाइट के बराबर निकल के आएगी, बराबर। यानी कि सनलाइट जिस स्पीड से आप लोगों की ट्रैवल करती है, बिकॉज सनलाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसकी भी वैल्यू आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही है। यानी कि अगर तुमसे पूछेगा कि वैक्यूम में माइक्रोवेव की स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, सिंस माइक्रोवेव इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो देयरफॉर माइक्रोवेव की भी स्पीड ऑफ लाइट आपके पास कितनी निकल के आएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बराबर। ये आ जाएगा आपके पास। ये हो गया उसका कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक। वी आर डन विद दी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स करके कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बट इफ दे ट्रैवल इन वैक्यूम देयर स्पीड इज फाउंड टू बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू आपका द स्पीड ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज और सनलाइट। ये हो गया हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपके पास ये अलग अलग प्रकार की जो डिफरेंट प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का हम एग्री करते हैं, मानते हैं कि आप लोगों के पास इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की आप ये देखोगे कि इन सभी की स्पीड सेम है, बराबर। इन लोगों की क्या है? स्पीड सेम है। यानी कि आप ये कह सकते हो स्पीड, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल आपके सी से, तो ये आपका कांस्टेंट आता है। लेकिन भले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अगर तुमने आपने जाकर इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट की तो ये वेवलेंथ इन सभी की कैसी आएगी? डिफरेंट आएगी, ठीक है। इन सभी की वेवलेंथ कैसी आएगी? डिफरेंट आएगी। अगर तुमने इन अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी स्पीड भले ही सेम है, बट अगर इनकी फ्रीक्वेंसी आके कैलकुलेट की तो फ्रीक्वेंसी भी इन लोगों की कैसी आएगी करके आप लोगों की डिफरेंट आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर स्पीड सेम है तो उन लोगों की डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी इनकी पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 4 में आ जाते हैं। जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है उसमें बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आप लोगों के मैग्नेटिक कंपोनेंट यानी कि बी बार इसके क्या है करके परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज। अच्छा, अब उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर आप लोगों की ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसे हुई, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपको कैसे देखने को मिलते हैं, क्या रीज़न होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पीछे। तो देखो, हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमें नीड भी नहीं है उतने डिटेल की, है ना। आप लोगों को उतने डिटेल वाले पार्ट की कोई नीड ही नहीं है। सो देयरफॉर अभी आपको सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट समझना है कि अगर आपके पास कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है, अगर आप लोगों के पास कोई एक चार्ज्ड पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल को मान लेते हैं तुम लोगों ने एक फील्ड में रखा है, ठीक है। आपके पास अगर एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल को मान लेते हैं आप लोगों ने कहाँ पे रखा है? एक फील्ड में रखा है। तो फील्ड में रखने से क्या होगा? आपका वो जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन होगा, बराबर। आपका जो चार्ज पार्टिकल है उसका क्या होगा? मोशन हो जाएगा। तो वहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल का जो मोशन हुआ उस मोशन की वजह से, ठीक है, वहाँ पे जो उसका मोशन होगा उस मोशन की वजह से उसके अंदर एक आपकी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और ट्रांसमिट भी होगी।
तो बस उसी फील्ड्स जो ट्रांसमिट हो रही हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि इसको मैं सिंपली अगर ये कह सकती हूँ करके कि अगर आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का मतलब वो आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, अगर इस इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल को हम एक्सक्लरेट करवा रहे हैं, हम इसका एक्सक्लरेशन करवा रहे हैं कि तुम अभी एक्सक्लरेशन का मतलब तो तुम्हें पता ही है, तो एक्सक्लरेशन की वजह से उसके अंदर क्या होगा, उसका मोशन होगा, और अगर उसका मोशन होगा तो मोशन होने की वजह से, ठीक है, मोशन होने की वजह से वहाँ पे आप लोगों की ऑसिलेटिंग, ठीक है, आप लोगों की ऑसिलेटिंग क्या हो जाएगी, स्पेलिंग ठीक कर लेना, मुझे पता है गलत हो गई करके थोड़ी सी, आपकी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल और साथ ही साथ में आप लोगों की ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक क्या होगी, फील्ड तैयार होती है, अपने आप नहीं तैयार होती, क्योंकि चार्ज पार्टिकल एक्सक्लरेट कर रहा है करके उसकी वजह से ऑसिलेटिंग आपकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये एक जगह स्टेशनरी नहीं बैठी रहती, ये क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। और जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो आपके चार्ज पार्टिकल के एक्सक्लरेशन की वजह से क्रिएट होती है वो ट्रांसमिट हो रही है करके, तो इसी ट्रांसमिशन वाली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स को हम लोग कहते हैं आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज कॉज्ड ड्यू टू दी आप लोगों का क्या कहते हैं, एक्सक्लरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, because when charge particle undergo acceleration then electric and magnetic fields are produced, and these electric and magnetic fields do not remain stationary but they propagate, and their propagation is known as आप लोगों का electromagnetic radiation. The only thing that we have to keep in mind is that कि आप लोगों का जो electromagnetic radiation होता है while propagating, its electric component and its magnetic component are mutually perpendicular to each other. This is the most important fact that in electromagnetic radiation, the electric component and magnetic component are mutually perpendicular to each other, forming an angle of 90 degree between them. ये होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की छोटी सी शॉर्ट में समरी। अब ये जो आखिर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, आखिर है तो ये वेव बराबर, ऐसे भले ही आपकी नॉन मैकेनिकल वेव है बट आखिर है तो वेव। और छोटे क्लासेस में, बचपन वाले क्लासेस में हम लोगों ने वेव का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा, ठीक है, तुमको भी पता है कि वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, बट उसके लिए पहले ये थोड़ी सी एक इमेज देख लो कि जब आपकी एक वेव प्रोपोगेट होती है तो लेट से आप लोगों की वेव कुछ इस पैटर्न में प्रोपोगेट होती है, देखो ये इस पैटर्न में उसका क्या होता है करके आप लोगों का प्रोपोगेशन होता है। अब ये जो इतने सारे पार्टिकल्स आप लोगों के प्रोपोगेट हो रहे हैं, तुम पढ़ोगे आपके फिजिक्स में कि कंप्रेशन वाला रीजन, फिर रेफ्रैक्शन वाला रीजन, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बातें आप सुनोगे। लेकिन इस तरीके से आपकी लेट से अगर एक वेव प्रोपोगेट हो रही है, उसमें से अगर मैं एक सीरीज़ को कंसिडर करूँ तो एक सीरीज़ का प्रोपोगेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा आप लोगों के सामने। सो वी आर कंसिडरिंग अ वेव लाइक दिस पैटर्न, हम इस पैटर्न वाली चीज़ को अपना क्या मानते हैं, एक वेव मानते हैं। सो तुम्हें कुछ वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए बराबर, जो आपने 9th क्लास में पढ़े भी हैं, साउंड वेव करके तुम लोगों को एक चैप्टर हुआ करता था, तो उसमें आप लोगों को करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए किसके, वेव के। अभी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आधा छोड़कर आई हूँ, अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके पहले मैं ये वेव्स वाला टॉपिक देख रही हूँ, तो इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे ये जो आप लोगों का टॉप पॉइंट होता है, चलो अलग से बना लेते हैं करके एक, ये आपकी नॉर्मल वेव को अगर मैं इसको एक अपनी सादी सी वेव मानूं, ठीक है, तो ये लेट से आप लोगों की अगर मैं एक सादी सी वेव इसको कंसिडर करूं तो ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये देखो, ये तुम लोगों को सामने स्क्रीन पे ये डिवीजन दिख रहा होगा, पेज का डिवीजन। अगर मैं कहूँगी कि लेट से मेरे पास ये एक वेव है, ये मेरे पास एक वेव है, तो तुम ये देखना कि मेरी वेव मेरे उस पेज ऑफ डिवीजन से, जिसको मान लेते हैं मैं अपनी ओरिजिन वाली लाइन कह लेती हूँ, तो इस पेज ऑफ डिवीजन से एक सर्टेन डिस्टेंस क्या होती है, ऊपर जा रही है ना, यहाँ से वो एक मैक्सिमम हाइट तक जा रही है, और उस मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के बाद फिर वो डिक्रीज़ हो रही है, फिर वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, एक्सेस पे लौटने के बाद वो फिर नीचे भी जा रही है एक सर्टेन डेप्थ तक। तो ये जो सर्टेन या फिर मैक्सिमम हाइट वो जो ऑब्टेन करती है, इसे एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का क्रेस्ट कहते हैं।
और जो एक सर्टेन डेप्थ वो ऑक्यूपाई करती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का ट्रफ कहते हैं। अब आजू बाजू में देखो आपको एक क्रेस्ट और मिल जाएगा, यानी कि सक्सेसिव एडजेसेंट, ठीक है, नेबरिंग आप लोगों को जो क्रेस्ट दिख रहे हैं या फिर जो आपको एडजेसेंट ट्रफ दिख रहे हैं, तो ये जो एडजेसेंट या फिर आप लोगों का क्या कहते हैं क्रेस्ट या फिर ट्रफ, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज लैम्बडा। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव इज इट्स वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, उसकी खुद उसकी वेवलेंथ डिनोटेड बाय द सिंबल लैम्बडा। So if anybody ask what do you mean by wavelength, so wavelength is nothing but it is a distance, ठीक है, याद रखना वेवलेंथ भी एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस है। किस चीज़ के डिस्टेंस है, बिटवीन आप लोगों के टू एडजेसेंट, ठीक है, आपके जो आजू बाजू के दो क्रेस्ट है या फिर जो आप लोगों के दो करके ट्रफ है, तो उसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज आप लोगों का वेवलेंथ। तो जैसे जो डिस्टेंस की यूनिट होती है, उस डिस्टेंस की यूनिट को हम कितना मानकर चलते हैं, हम लोग उस डिस्टेंस की यूनिट को लेते हैं किलोमीटर, कभी कभी कुछ लोग मीटर लेते हैं, कुछ लोग सेंटीमीटर लेते हैं। हम डिस्टेंस की यूनिट अपने काम और अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे अगर तुम्हें मान लेते हैं पैंट कोट ट्राउज़र को सिलवाने के लिए कपड़ा चाहिए, तुम गए अपने कपड़े की दुकान वाले के पास, उसको कभी ये तो बोलोगे नहीं अरे भैया 2 किलोमीटर लंबा कपड़ा दे दो, आप उसको क्या बोलोगे, मीटर, सेंटीमीटर वगैरह वगैरह वर्ड। लेकिन अगर मान लेते हैं यही चीज़ आपकी होती कि आपको अपने इस ए रीजन से ट्रैवल करते हुए इस अपने बी रीजन में जाना पड़ता, तो तुम क्या करते करके यही बोलते कि अरे यार ए से लेके बी ना 10 किलोमीटर दूर है करके, जैसे यहाँ से अपने वाड़ी से लेके बड़ी 10 किलोमीटर दूर है। तो कभी आप किलोमीटर यूज़ कर रहे हो, कभी आप मीटर यूज़ कर रहे हो, चल क्या रहा है करके। स्केल में कोई मेजरमेंट लेनी हो ज्योमेट्री की बुक में, तो आप लोगों को सेंटीमीटर दिया जाता है। सो वी टेक यूनिट जस्ट लाइक और क्या कहते हैं उसको, अच्छा मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, कन्वीनियंस, चलो याद आ गया मुझे ये वर्ड। हमको उस काम को करने के लिए जो यूनिट कन्वीनियंट है हम वो लेते हैं। जैसे तुम ये नहीं बोलोगे कि मैं 12 अंडे लेने जा रहा हूँ, तुम सीधा बोलोगे 1 डजन ले रहा हूँ, है ना। तो वैसी आपकी वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्योंकि एक तरीके का डिस्टेंस है और ये बहुत ही आप लोगों का एक तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस है। तो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस आपके पास है, इसको नापने की यूनिट क्या है। सो क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसको डिस्टेंस की नापने की भी यूनिट्स होंगी। सो वी कैन यूज़ नैनोमीटर। हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, नैनोमीटर यूज़ कर सकते हैं। बट जो नैनोमीटर है इसका तुम्हें कन्वर्जन आना चाहिए किसके साथ, मीटर के साथ। जो आपका 1 नैनोमीटर होता है ये होता है 10 की पावर -9 मीटर के बराबर, राइट। अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास कोई वाली चीज़ माइक्रोमीटर है, ठीक है, तो ये तुम लोगों का माइक्रोमीटर, ये इसका सिंबल है। सो 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 आपके मीटर के बराबर होता है। अगर आप लोगों के पास मान लेते हैं करके कि कोई चीज़ आपके पास लेट्स से पिकोमीटर है, ठीक है, तो पिकोमीटर वाली चीज़ भी आप एक कर सकते हो। पिकोमीटर का शॉर्ट फॉर्म आप PM लोगे। एक आपके पास लेट्स से फर्मी मीटर है, तो आप वहाँ पे फर्मी मीटर भी ले सकते हो करके, ठीक है। और उसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आती है एंगस्टॉर्म। अगर आपके पास एंगस्टॉर्म है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से A0 करके डिनोट करते हैं। तो ये आप अदर यूनिट्स भी है जिस यूनिट्स को आप क्या कर सकते हो करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बस उसके कन्वर्जन फैक्टर भी आपको याद होने चाहिए। सो जैसे एंगस्टॉर्म है, अगर आपके पास 1 एंगस्टॉर्म होगा, अच्छा अब एंगस्टॉर्म का सिंबल क्या है, A लिखेंगे और पर से नॉट लगा देंगे, तो वो चीज़ किसके बराबर होगी, 10 की पावर -10 मीटर के। अगर मैं बात करूँगी एक पिकोमीटर की, तो पिकोमीटर यानी कि कौन होता है आप लोगों का, PM होता है करके, है ना। तो अगर मैं पिकोमीटर की बात कर रही हूँ, तो जो यहाँ पे पिकोमीटर है उस पिकोमीटर में क्या यूनिट्स कैसे क्या लगेंगी। सो आपका जो एक पिकोमीटर होता है वो 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं एक फर्मी मीटर की बात कर रही हूँ, सो 1 फर्मी मीटर यानी कि FM इज इक्वल टू 10 की पावर -5 15 मीटर। ये सारी डेटा याद कर लेना। So wavelength is just a distance, but this distance is usually very small. Therefore, we calculate it in terms of picometer, angstrom, nanometer. We don't calculate any type of wavelength in terms of आपका मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। बट जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सिंस वी नो कि मीटर आपकी ऐसा यूनिट है, तो आप चाहोगे ना कि आपका एंगस्ट्रॉम का आंसर भी ऐसा यूनिट के टर्म्स में ही आए।
सो वी विल कन्वर्ट एंगस्ट्रॉम इनटू मीटर। एंगस्ट्रॉम और मीटर में हम लोग क्यों कन्वर्ट करेंगे बताओ? क्योंकि आपकी जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट आपसे ये चाहती है कि आपका आंसर एसआई यूनिट में है, तो एसआई यूनिट में मीटर आता है, बराबर। तो ये हो गए आपके कुछ इलस्ट्रेशंस आप लोगों के ऊपर वाले टॉपिक से लेकर इलस्ट्रेशंस इन द सेंस ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना है। अच्छा, अभी दूसरी वाली यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो ये दूसरी वाली यूनिट क्या है। मैंने क्या कहा, ये जो डिस्टेंस है ये कैसा डिस्टेंस है? ये आप लोगों का एक मैक्सिमम हाइट है जो आप लोगों की वेव ने उसकी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर अचीव की। ये क्या है? ये आप लोगों की एक मैक्सिमम डेप्थ है एक वेव की जो उस वेव ने अपनी उस गिवन हाइट से ऊपर उठकर अचीव की। तो बेसिकली जो मैक्सिमम हाइट है जो मैक्सिमम डेप्थ होती है जो एक वेव अचीव करती है, इसको हम लोग कहते हैं आप लोगों का एम्पलीट्यूड, बराबर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड आर ऑफ टू टाइप्स, या फिर आप कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा ये होता है करके कि उसने कितना ज़्यादा हाइट तक वो गया है, ठीक है, हाइट ऑफ द क्रेस्ट, ये बात याद रखना, उसकी हाइट ऑफ द क्रेस्ट। ये हो गया आप लोगों का एक टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है करके कि आप लोगों की जो डेप्थ है, ठीक है, उस ट्रफ की डेप्थ कितनी है। बट अगेन एक और बात है, तो आखिर ये आप लोगों का डिस्टेंस ही, तो अगर क्योंकि ये भी डिस्टेंस है तो इसकी जो यूनिट्स हैं वो आपकी अगेन मीटर सेंटीमीटर ये सब रखनी चाहिए थी। बट हम लोग यहाँ पे जो डिस्टेंस लेते हैं वो ऑब्वियसली मीटर सेंटीमीटर वगैरह नहीं लेते, यहाँ पे अगेन हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस लेते हैं आप लोगों का, वही एंगस्ट्रॉम वगैरह। बट एक इम्पॉर्टेंट सूचना, एम्पलीट्यूड, ये क्वेश्चन एक बहुत ही बड़ा जीके फैक्टर जिसको आपको याद रखना है करके कि आपके पास अगर कोई एक लाइट है, उस लाइट की एक इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब कई जगह पे आप देखोगे कि आपको रेड कलर बहुत डार्क वाला है, कुछ चीज़ों में आप देखोगे कि उसमें रेड कलर तो है बट उसका जो डार्कनेस है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी क्या हो गई है करके आप लोगों की, वो इंटेंसिटी क्या हो चुकी है करके कम हो चुकी है, उसकी डार्कनेस कम हो चुकी है करके, बराबर। धीरे धीरे वो फीका पड़ते जा रहा है, ठीक है। तो आपकी जो इंटेंसिटी होती है या फिर जो ब्राइटनेस, ये जो ऐसे दो वर्ड हैं, दिस इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर नोन एज आप लोगों का एम्पलीट्यूड करके, ये बात याद रखना। यानी कि जिस आपकी वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो इफ़ वी से कि आप लोगों के पास एक ब्राइट लाइट है, ठीक है, या फिर अगर आपके पास एक डार्क लाइट है, तो डार्क लाइट का मतलब होता है कि आप लोगों की जो लाइट की इंटेंसिटी है या फिर कह सकते हो एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड भी आप लोगों का कैसा है? हाई है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास मान लेते हैं एक डिमर लाइट है जो हल्का हल्का जल रही है वगैरह वगैरह, तो जो डिमर लाइट है उस डिमर लाइट की जो आप लोगों की क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड है, ये आप लोगों का एम्पलीट्यूड क्या होगा करके, ये वाला एम्पलीट्यूड आप लोगों का लो होगा, इसीलिए वो डिम दिख रही है करके, बराबर। सो वी डिस्कस्ड अबाउट टोटल हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक, वी डिस्कस्ड अबाउट टोटल 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक एक वेव का क्या हो गया? वेवलेंथ, और दूसरा हो गया उसका एम्पलीट्यूड। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका? वेव का। तो देखो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक उसका कुछ इस प्रकार से है कि जो आपकी वेव होती है, वेव ऑल्सो हैव अ टाइम पीरियड, बराबर। उनके पास एक टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं होता कि वेव का मन कर रहा है करके कि चलो अभी मैं चलना शुरू कर रही हूँ और 15-16 दिन बाद मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचूंगी। एक कंप्लीट वेव को हम क्या कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अ वेव? अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस, ऑब्वियसली आई नो इट्स करेक्ट, बट वेव को हम क्या कह सकते हैं या किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेव का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कहलाता है एक क्रेस्ट और कहलाता है आप लोगों का एक ट्रफ। तो एक क्रेस्ट या फिर एक ट्रफ इसको क्रिएट करने के लिए, जैसे कि मान लेते हैं ये एक क्रेस्ट है और मान लेते हैं ये आप लोगों का एक ट्रफ है, तो इस एक टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, टाइम कितना लगा उस एक क्रेस्ट को बनाने के लिए, प्लस आप लोगों को टाइम कितना लगा उस एक ट्रफ को बनाने के लिए, तो इस वाली चीज़ को ही एक्चुअल में आप क्या कहते हो? टोटल टाइम टेकन बाय अ वेव, ठीक है, या फिर आप इसे क्या कहोगे? टोटल टाइम टेकन बाय ए वेव। ये वाली जो चीज़ है ये आपका कहलाएगा टाइम पीरियड। एंड अगेन सिंस वी नो कि टाइम पीरियड की जो एसआई यूनिट है वो सेकेंड है, तो इस केस में भी उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? सेकेंड होगी। जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है वेव को लेकर, दैट चौथा कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज व्हाट? आप लोगों का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं
मैं तुमसे पूछूंगी कि एक हफ्ते में तुम कितनी बार स्कूल जाते हो या कितने दिन तुम स्कूल जाते हो, तुम बोलोगे कि 6 दिन तो जाते हैं, सो 6 दिन इज़ योर फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपली ये होता है कि अगर आप एक टाइम इंटरवल सेट कर लो, ठीक है, कि 2 घंटे में मैंने कितनी बार पानी पिया, ठीक है, कितनी बार मैंने पानी का सिप लिया, दैट इज नोन एज व्हाट आप लोगों का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज नोन एज ऑल्सो अ फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है क्या, कि कोई भी अगर मैं टाइम सेट कर देती हूँ, नॉट नेसेसरी 1 सेकेंड, इट मे बी 1 मिनट, इट मे बी 1 आवर। अब 1 के रिस्पेक्ट में ही क्यों लेते हैं, क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में ना कैलकुलेशंस करना ना बहुत ही ईजी होता है करके, ठीक है। अब जैसे तुम लोग जो फिजिक्स पढ़ के आए हो जितनी भी 10th क्लास की, उस 10th क्लास की फिजिक्स में तुम लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता ही है ना, इतनी नॉलेज तो तुम्हारे अंदर है कि जैसे तुम बोलते थे कि डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, तो कुछ होती थी ना डेफिनेशन कर, या फिर डिफाइन ओहम, तो उसमें तुम्हारी डेफिनेशन कैसी होती थी कि अगर आप लोगों के एक वायर के अंदर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, है ना, कुछ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी एंड 1 वोल्ट है, सो 1 ही क्यों लिया, बिकॉज पर यूनिट में कैलकुलेशंस करना ज़्यादा इजी होता है, उसमें कैलकुलेशंस वगैरह थोड़ा आपका कैसा कम हो जाती है करके। सो वैसे ही यहाँ पे हम लोग भी अपना टाइम इंटरवल कैसा रखेंगे करके, कि 1 सेकेंड में कितना हुआ, 1 मिनट में कितना हुआ, 1 घंटे में कितना हुआ, ये 1 दिन में कितना हुआ। जिस इंसान को 1 सेकेंड वाली इंफॉर्मेशन की जानकारी होगी, क्या वो इंसान 1 सेकेंड वाली इंफॉर्मेशन की मदद से क्या वो 2 सेकेंड की जानकारी नहीं निकाल सकता है पटाख से मल्टीप्लाई करके। सो देयरफॉर वी विल डील विथ 1, it but 1 can either be 1 minute, it can either be 1 second, और it can either be करके 1 hour। but since we know कि टाइम की जो SI यूनिट होती है वो सेकेंड होती है, so obviously we will deal in seconds, कि 1 सेकेंड में कितना हुआ। अब जैसे वेव है, तुमने ये चीज फिजिक्स में पढ़ी है कि इंडिया में जो करंट होता है उस करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इट इम्प्लाइज व्हाट, कि आपके जो करंट की जो वेव है, ठीक है, जो वेव वहाँ पे क्रिएट हो रही है, जो ऑसिलेशंस वहाँ क्रिएट हो रहे हैं, 1 सेकेंड के अंदर में वहाँ पर टोटल 50 ऑसिलेशंस वो क्या करता होगा, क्रिएट करता होगा, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना होता होगा, 50 ऑसिलेशंस वो कुछ कंप्लीट कर रहा है। सो फ्रीक्वेंसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में आप लोगों के पास नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, बराबर आप लोगों के पास नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 1 सेकेंड में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी। कि एक फ्रीक्वेंसी क्या है, कि अगर आपको एक पॉइंट दिया तो इस पॉइंट से 1 सेकेंड में वो वेव कितनी बार पास हो रही है, नंबर ऑफ वेव्स दैट आर पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। डेफिनेशंस वगैरह तो मैं सब शीट में मिल जाएंगी, इसीलिए मैं ऑब्वियसली वो डेफिनेशन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, वो शीट में है। तो 1 सेकेंड में उस एक गिवन पॉइंट से वेव कितनी बार पास हुई, दैट इज नोन एज व्हाट आप लोगों का फ्रीक्वेंसी, बराबर। वो आप लोगों की क्या कहलाएगी करके, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी करके, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच का रिलेशनशिप होता है बहुत ही सिंपल सा, कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, टाइम पीरियड। ये आगे फिजिक्स में जाके तुम लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा, इसको याद रखोगे। बट फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में एफ वाले सिंबल से डिनोट नहीं करेंगे, हम लोग इसके लिए जैसे लैम्बडा वेवलेंथ के लिए यूज़ किया था, तो यहाँ पे जो सिंबल यूज़ होगा वो होगा ये वाला साइन, इसको हम लोग कहते हैं न्यू, इसे क्या कहते हैं, न्यू, ये सिंबल है। और जो SI यूनिट हम यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी की, वो फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होगी हर्ट्स, यानी कि HZ, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो करके साइकिल्स पर सेकेंड, ये वर्ड भी आप वहाँ पे उपयोग में ला सकते हो, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज़ करो। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग उसके चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स में वेव के, दैट चौथा नहीं, आई थिंक पांचवा है ये, हाँ पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है, दैट पांचवा कैरेक्टरिस्टिक इज नोन आपका वेव नंबर, ये आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब ये वेव नंबर क्या है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द सिंबल। तो देखो वेव नंबर का जो फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है वही सिंबल होता है, बस ऊपर में एक बार लग जाता है, ठीक है, न्यू बार, वी विल प्रोनाउंस इट एज न्यू बार। सो ये जो न्यू बार है इसे हमें वेव नंबर कहते हैं। एक और जानकारी मैं दे देती हूँ जो कमांड में काम आएगी, इसलिए पहले इसको अपने दिमाग में स्टोर करके रख लो। जिस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, सिमिलरली अगर आपका जो ये वेव नंबर होता है, दिस वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ लैम्बडा, ठीक है, यानी कि वेवलेंथ, यानी कि वेव नंबर
और आपकी वेवलेंथ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट हाउ इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो वेव नंबर घटेगी, अगर वेव नंबर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि वेवलेंथ घट रही है। अब बट वेव नंबर का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेव नंबर। तो जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास ये जो जितनी तुम्हें स्क्रीन दिख रही है, ये स्क्रीन मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की आप लोगों के पास इमेजिन करते 11 सेंटीमीटर की लंबी है। ठीक है, ये 11 सेंटीमीटर लंबी वेव है। अब सॉरी 11 सेंटीमीटर लंबी स्क्रीन है। अब मान लेते हैं मैंने ये एक वेव क्रिएट की, ये लो मैंने एक वेव क्रिएट की, ये ऐसे बराबर, ये मैं एक वेव क्रिएट कर चुकी हूँ। अच्छा, अभी कोई मुझसे कहेगा कि वेवलेंथ कैलकुलेट करो, तो मान लेते हैं मैंने इस तरीके से एक वेव क्रिएट की है, ये ऐसे। अब वेवलेंथ क्या होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। मान लेते हैं डिस्टेंस निकल के आया आपका समवॉट लेट से 6 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर वाली यूनिट आप लोग वैसे तो वेवलेंथ के लिए निकालते नहीं हो, बट ऑब्वियसली मुझे इसे समझाने से मतलब है, इसीलिए मैं इसे समझाने वाले पर्पज़ के लिए यहाँ पे सेंटीमीटर ले रही हूँ। तो तुम एक याद करो कि 10th में आप लोगों को एक वर्ड प्रॉब्लम हुआ करता था। वो वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों का क्या था कि अगर आपका जो क्या कहते हैं उसको, नल होता है, अगर 3 घंटे एक नल को आप अगर ओपन रखोगे तो वो नल आपकी पूरी की पूरी जो टंकी है, उस पूरी टंकी को, वो टैंक को क्या कर देगा, भर देगा, राइट। लेकिन कॉमन सेंस है कि अगर मान लेते 3 घंटे मैंने नल नहीं ओपन किया, मैंने मुश्किल से नल को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ओपन किया, तो क्या जब मैं नल को 1 घंटा ओपन करूंगी तो क्या मेरे 1 घंटा ओपन करने से क्या नल आपका पूरी की पूरी टंकी भर देगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, पूरी की पूरी टंकी नहीं भरने वाली है। हाँ, बट टंकी का कुछ पार्ट तो भरेगा ना। तो तुम क्या बोलते थे कि अगर एक कंप्लीट टैंक को फिल करने के लिए 3 आवर्स लग रहे हैं, तो अगर नल को या फिर अगर पानी की सप्लाई को सिर्फ 1 घंटा चालू रखा गया तो टैंक का कितना पार्ट फिल होगा? तुम बोलते थे 1/3 पार्ट फिल होगा। बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी करके कि 1/3 कहाँ से आया, बट उतना तो समझ में आना चाहिए, 10th पास किए हो आप लोगों का। 1/3 पार्ट भरेगा टैंक का, बराबर। तो वैसे ही अगर मैंने ये कहा कि मेरे पास जो एक वेव है, उस वेव की वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है, यानी कि एक वेव की जो मेरी वेवलेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं ये पूछूंगी कि अरे यार अगर 1 सेंटीमीटर होता तो क्या 1 सेंटीमीटर के अंदर क्या वो आप लोगों की वेव आपको दिखती? क्या वो वेव आप लोगों को पूरी कंप्लीट वेव दिखती पर्टिकुलर इस एग्जांपल में? तो जैसे नहीं, जैसे 3 घंटे के लिए अगर पानी चलाओगे तो पूरी टंकी भरेगी, बट 3 घंटे से अगर आपने पानी कम चलाया तो आपकी टंकी नहीं भरेगी। तो वैसे ही मेरी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मेरे पास वो कंप्लीट एक वेव मुझे दिख रही, बट अगर मान लेते मेरी वैल्यू 6 सेंटीमीटर की जगह मान लो 5 सेंटीमीटर हो गई, तो क्या वो कंप्लीट वेव आपको वहाँ दिखेगी? वो ऑब्वियसली नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब बेसिकली कि 1 सेंटीमीटर अगर मैं आपको दूँ, 1 सेंटीमीटर का हिस्सा दूँ, तो 1 सेंटीमीटर में अगर मैं ये कहूँ कि 6 सेंटीमीटर इम्प्लाइज करता है एक कंप्लीट वेव को, ठीक है, ये आपका एक कंप्लीट वेव को इम्प्लाइज करता है, तो 1 सेंटीमीटर में ऑब्वियसली वेव का पूरा हिस्सा नहीं आएगा, 1/6 पार्ट ही आएगा। सो दिस 1/6 पार्ट इज नोन एज आपका वेव नंबर। सो बेसिकली अगर वेव नंबर को डिफाइन करना हो, सो हाउ वी विल डिफाइन वेव नंबर, कि आपकी कितनी नंबर ऑफ वेव्स, मतलब वेव का कितना पार्ट, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर की लेंथ दे दी जाए तो 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितना आपका नंबर ऑफ वेव्स का पार्ट मौजूद है, उसे हम लोग कहेंगे आपका वेव नंबर। सिंस यहाँ पे 6 आप लोगों का क्या था, लैम्बडा था करके, सो देयरफॉर लैम्बडा एंड वेव नंबर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो ये टोटल देखो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए वेव के, जो तुम लोगों ने छोटे स्टैंडर्ड में पढ़े थे, बट क्योंकि आज का जो तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वाला काम होगा वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। एम्पलीट्यूड का हमें केमिस्ट्री में कोई काम नहीं पड़ेगा, इवन तो टाइम पीरियड का भी नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा एंड वेव नंबर, इनका काम पढ़ने वाला है। अभी जैसे ये वाली चीज़ देखो, ये भी आपने छोटे क्लास में पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो आई कैन राइट स्पीड एज सी, राइट, इसको मैं सी लिख सकती हूँ। आई कैन राइट डिस्टेंस एज लैम्बडा एंड आई कैन राइट टाइम 1/टाइम एज, ये ऐसा 1/t लिख दिया मैंने।
सिंस वी नो कि आपका जो टाइम होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, सो ये बन गया आप लोगों के पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, C इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू। ठीक है, अब इससे इतने गंदे गंदे और इतने सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं कि C दिया है, लैम्बडा दिया है, न्यू निकालो, बट ऑब्वियसली ऐसा सवाल मेंस वगैरह में कभी नहीं आएगा, आपको JEE में कभी नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी इसको आना तो चाहिए इतना एटलीस्ट। तो बस इसमें से तीनों में से तुम्हें कोई भी 2 वेरिएबल वो दे देगा और तीसरा वेरिएबल आपको कैलकुलेट करने को बोलेगा। तो अभी C कोई वेरिएबल नहीं है, C तो एक कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई नो अगर तुम्हें बहुत प्रिसाइज वैल्यू भी पता है C की, जैसे 2.99974, तो आप वो वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन नहीं करोगे। जो बताया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो पूरी दुनिया लेती है, वो वैल्यू तुमको भी लेनी है करके, बस, और इससे कुछ नहीं है। तो इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अभी तुम लोगों को शेयर कर देती हूँ रात तक, और उस क्वेश्चंस को तुम लोगों को क्या करना है करके अटेम्प्ट करना है। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन कुछ है, हाँ, तो अभी हम लोगों ने वापस आते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। सो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके पास बहुत सारी वेव्स होती हैं, यानी कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सो रेडियो वेव्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। अच्छा, एक का मैं नाम लिखना भूल गई हूँ यहाँ पे, दैट इज कॉस्मिक रेज। ये सारी की सारी आप लोगों की एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, ये सारी की सारी आप लोगों की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये सारी की सारी रेज को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए कभी भी किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अब लेकिन यहाँ पे नीचे तुम एक वहाँ पे वेव बनाया हुआ पैटर्न है, उस पैटर्न को देखो जरा। जब तुम रेडियो वेव को देखते हो तो रेडियो वेव की साइज और फिगर को देखो, और जो तुम्हारे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, इनको देखो, तो तुम ये देखोगे कि जैसे जैसे तुम रेडियो वेव से हटकर कॉस्मिक रेज की तरफ जा रहे हो, सो यू फाउंड दैट कि आप लोगों का जो कॉस्मिक रेज है, ठीक है, कॉस्मिक रेज जो है वो आप लोगों की क्या होती जा रही है, जो आपकी कंप्रेस होती जा रही है। मतलब देखो ना, उनकी बीच का जो डिस्टेंस है, एक वेव और दूसरे वेव के क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, वो धीरे 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 क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि व्हेन यू अप्रोच कॉस्मिक रेज देन वेवलेंथ डिक्रीजेस, बराबर, देन आप लोगों का क्या होता है, वेवलेंथ आप लोगों की डिक्रीज होती जा रही है। सो ये एक फैक्ट तुम्हें याद रखना है, ये बहुत ही छोटा सा एक फैक्ट है, ये मुझे ही लगता है कभी पूछने वाला भी है करके मीन्स में, बट हाँ पता होना चाहिए करके इस बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड हो सकता है कभी तुम्हें कोई जानकारी कभी तुम्हारे किसी अदर फॉर्म में काम आ जाए। सो व्हेन यू अप्रोच, आप लोगों का कौन सा वाला साइज, दैट इज द गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज साइज। तो जैसे जैसे आप इधर अप्रोच करते हो, आपका जो वेवलेंथ है, ये आप लोगों का वेवलेंथ क्या होने लगता है करके, डिक्रीज होने लगता है करके। अगर मुझे कोई पूछेगा कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपके पास विभिन्न प्रकार की है,